वेब 3, प्राइवेसी, ट्रस्टलेस, हर जगह इन्हीं सारी चीज़ों की बातें चल रही हैं। आप जहाँ भी देख लो इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे इन्हीं सारी चीज़ों की हाइप चल रही है और यही चीज़ें ट्रेंडिंग में है। अगर आप जिस व्यक्ति से मिलोगे वो भी या तो कोई क्रिप्टो की खरीदने बेचने की बात कर रहा है या फिर कोई एनएफटी को बनाने की या फिर उसे बेचने की और उसे खरीदने की बातें कर रहा है। और आप भी इस वीडियो तक इसी की वजह से पहुंचे होगे। तो हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड अबू तलहा, होप यू आर डूइंग वेल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अबाउट वेब 3 कि व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंट फीचर्स एंड व्हाट आर देयर डिफाइनिंग डिफरेंसेस फ्रॉम अदर वेब्स दैट आर वेब 1 एंड वेब 2. So let's get into the video. Time snaps are given, you can jump to a certain part if you want. See, it is not necessary to follow every trend, but it is very necessary to know about every trend. हर चीज़ जो हमारे पास आ रही है, हर ट्रेंड जो हमें मिलती है उसे फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, बट एटलीस्ट उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर ट्रेंड जो है वो एक नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आती हैं और हर नई ट्रेंड एक रिवोल्यूशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो टू नो अबाउट वेब 3, लेट्स गेट बैक टू द हिस्ट्री ऑफ वेब। जब 90s में इंटरनेट जब शुरुआत हुई थी और फिर जब उस पर यूज़र्स धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, तब टिम बर्नर्स-ली ने सबसे पहली बार वर्ल्ड वाइड वेब को लॉन्च किया और उसके बाद उन्होंने सबसे पहली अपनी वेबसाइट को भी बनाया। फिर धीरे धीरे 2000 तक बहुत सारी वेबसाइट आने लगी, बहुत सारे वेब पेजेस आने लगे और तब तक जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और लेबोरेटरीज़ अपनी रिसर्च को शेयर करने के लिए, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए वेबसाइट्स को यूज़ किया करती थी। और तब के वेबसाइट्स जो है ना वो न्यूज़पेपर की तरह होते थे बस, यानी कि उसमें हम सिर्फ जो लिखा होता था उसे हम पढ़ सकते थे और उसे हम कंज्यूम कर सकते थे इफ़ इट वाज हेल्पफुल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर 1998 में गूगल लॉन्च हुआ और 2004 के बाद जब गूगल आईपीओ में गया और फिर फेसबुक लॉन्च हुआ, तब कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आए, जैसे कि प्लेटफॉर्म के कॉन्सेप्ट और उसके बाद सोशल मीडिया के कॉन्सेप्ट। हम फिर सिर्फ यूज़र नहीं थे, हम सिर्फ कंज्यूमर नहीं थे, हम यूज़र और कंज्यूमर के साथ साथ हम क्रिएटर भी थे। और आज इंटरनेट पे मोर देन 80% ऑफ द डेटा वो हम यूज़र के द्वारा ही क्रिएट किया हुआ है। भले ही बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को बनाया है, बट उस पर जो डेटा है वो हम यूज़र के द्वारा ही क्रिएट किया हुआ है। अब इंटरनेट पे इंटरेक्शन सिर्फ वन वे नहीं था, जो पहले वेब 1 में था कि जो उसमें सिर्फ लिखा होता था हम उसे पढ़ लेते थे और उसे हम कंज्यूम कर सकते थे। अब इस वर्जन के इंटरनेट पर, इस वर्जन के वेब पर हम अपनी पार्टिसिपेशन दिखा सकते थे और उसके बाद फिर हम उस डेटा को रीड कर सकते थे और एज वेल एज अपने आप को वहाँ एक्सप्रेस कर सकते थे और अपने कंटेंट को वहाँ ऐड कर सकते थे। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? इंटरनेट इज फ्लोरिशिंग इन अवर लाइफ्स, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, इंटरनेट इज हेल्पिंग अलॉट, ऑल डेटा और इंटरनेट आर ऑफ अस। ठीक है, एवरी कंटेंट क्रिएटर आर फ्रॉम अस, और जितने भी डेटा हैं वो तो हमारे ही हैं। क्या रियली? क्या वो डेटा हमारे ही हैं? आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो, इसे मैंने रिकॉर्ड किया, फिर मैंने इसे एडिट किया, फिर इसके थंबनेल को मैंने क्रिएट किया, फिर इसे अपलोड भी मैंने किया। बट फिर भी अगर यूट्यूब को ऐसा लगता है कि माई वीडियो इज़ नॉट फॉलोइंग हिज सो कॉल्ड गाइडलाइन, तो वो 1 मिनट में मेरे इस वीडियो को हटा सकता है। तो क्या वाकई में ये वीडियो मेरा है? इसका क्रिएटर मैं हूँ, बट क्या ये वीडियो, इस कंटेंट, इस डेटा का मालिक मैं हूँ? नहीं, इस डेटा का मालिक जो है ना वो प्लेटफॉर्म है। और यही सबसे बड़ी कमजोरी है इस वेब के वर्जन में कि वी आर द क्रिएटर बट स्टिल वी आर नॉट ओनिंग आवर डेटा, वी आर स्टिल नॉट द ओनर ऑफ आवर कंटेंट। अनदर प्रॉब्लम इज आवर पर्सनल आइडेंटिटी, आवर पर्सनल डेटा। ये इनकॉग्निटो कुछ नहीं होता है। हमारी हिस्ट्री जो है वो हमारे फ़ोन से, हमारे लैपटॉप से डिलीट होती हैं, बट जिस सर्वर को हमने यूज़ किया और फिर जिस वेबसाइट पर हम गए थे वहाँ से हमारी हिस्ट्री नहीं होती है डिलीट, और उसके बाद फिर उसे पता है कि हु आर यू और आपको क्या पसंद है, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपको किस वक्त क्या अच्छा लगता है, आप क्या खरीदते हो, आप किस किस जगह को आप सर्व करते हो इंटरनेट पर, और आप कहाँ कहाँ जाते हो। ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है उस इंटरनेट को और फिर उस सर्वर को, जिस वेबसाइट को आपने यूज़ किया। और इसी डेटा को वो बेचते हैं दूसरे बिजनेसेस में और दूसरे एजेंसीज़ को। हम व्हाट्सएप को फ्री में यूज़ कर रहे हैं, हम अपने मैप्स को, गूगल मैप को या फिर कोई भी मैप है उसको हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं। रिमेंबर, इफ़ यू आर नॉट चार्ज्ड फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। वो हमारे बारे में, उनको पता है कि हमें क्या चाहिए होता है। और उसके बाद फिर जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी टिकटिंग सिस्टम वगैरह जो हैं वो डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे एक्सेस कर लेती हैं और फिर डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेती हैं। भले ही हम अपना नंबर देते हैं उन्हें, बट डेफिनेटली उस कंपनी से ना वो व्हाट्सएप चार्ज कर रही होगी हम तक पहुँचने के लिए। तो हो क्या रहा है कि हमारे डेटा को ना मोनेटाइज किया जा रहा है टू अर्निंग।
और फिर हमें इस बात का पता भी नहीं है कि हमारे डेटा को कौन कौन एक्सेस कर रहा है और हमारे डेटा को कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है और फिर किस चीज़ों में यूज़ किया जा रहा है। सो दे आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट आर इन दिस वेब। So as you know, every new problem brings us new solution और every new problem brings us new opportunities। तो यही Web3 के डेवलपर को एक नई अपॉर्चुनिटी मिली कि वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके एक नया इंटरफेस दे सकते हैं हमें, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स थे हमारे इस वर्जन के वेब में, वो ऐसा इंटरफेस देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सामने कि जहां पर कोई बीच में इंटरमीडियरीज ना रहे, वहां पर कोई ऐसा सेंट्रल अथॉरिटी ना रहे जो हमारे पूरे डेटा को कंट्रोल कर सकता है, उससे मैनिपुलेट कर सकता है और फिर वो जहां चाहे जब चाहे किसी और बिजनेसेस को बेच सकता है अपने फायदे के लिए और खुद कमाने के लिए। सो बेसिकली वो करना क्या चाहते हैं कि दे आर डिसेंट्रलाइजिंग द होल सिस्टम और फिर उसे पीयर टू पीयर नेटवर्क पर उसे बांट देना चाहते हैं। यानी कि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहेगी कि पूरे डेटा को वो कंट्रोल कर सकती है, बट वो डेटा को जो है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क में पूरे डेटा को बांट दे रहे हैं। उसके बाद फिर कोई बीच में कोई एक सेंट्रल इंटरमीडियरीज नहीं रहेगी कि वो आपके कंटेंट को और वो आपके डेटा को एक्सेस कर सकती है और उस डेटा को जहां चाहे जब चाहे किसी को भी दे सकती है और बेच सकती है। सो द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ Web3 विल बी प्राइवेसी, मोर फ्रीडम, मोर सिक्योरिटी, उसके बाद फिर ट्रस्टलेस यानी कि ट्रस्ट इशू की कोई इशू नहीं होगी क्योंकि कोई बीच में इंटरमीडियरीज नहीं रहेगा। उसके बाद उसका जो डिफाइनिंग डिफरेंस यानी कि सबसे मेन डिफरेंस होने वाला है वो होगा कि डिजिटलाइजेशन। अनलाइक इन वेब 2 जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास पूरी कंट्रोल थी, वो अथॉरिटी हट जाएगी। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब ये वाला हिसाब होगा इसमें, यानी कि अब जिसका कंटेंट होगा वही उसका ओनर होगा और उसके अलावा कोई ऐसा बीच में इंटरमीडियरीज नहीं रहेगा जो उसके डेटा को इलीगल एक्सेस कर ले, उसके बाद फिर कहीं भी सेल कर दे और उसके डेटा को मैनिपुलेट करे। और आप अगर Web 1, Web 2, Web 3 को इससे भी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो आप ऐसा समझ सकते हो कि Web 1 वॉज लाइक ब्लैक एंड वाइट फिल्म, उसके बाद फिर Web 2 जो है उसे आप 3D और फिर कलरफुल फिल्म में समझ सकते हो और उसके बाद Web 3 को आप समझ सकते हो कि जैसे कि मेटावर्स के वर्चुअल रियलिटी में जो एक्सपीरियंस होती है उस तरीके से होने वाली है Web 3 में। ऐसा एटलीस्ट ट्राई किया जा रहा है और ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं वो रियलिटी में वैसी आए भी। ये सारी चीज़ें फ्यूचरिस्टिक लगती हैं बट इसमें ऐसी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं, ऐसी बहुत सारी डार्क साइड हैं Web 3 के जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस कर रहा हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग Web 3 और अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए देन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल लव टू क्लियर ऑल योर डाउट्स और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे होंगे। तो बस टेक केयर, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ गुड डे, अस्सलाम वालेकुम।